बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब और तजियाकार साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामा देखें तो बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में हलचल दिखाई देती है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, जहाँ पर जंगी बहरी बेड़े और जंगी बहरी जहाज़ जो हैं या बॉम्बर जेट्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हद तक तब्दील कर चुके हैं। दुनिया के अंदर इसकी सफ़बंदी क्या हो रही है, इसके ऊपर बात की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का जो सुबह का बयान था, जो ईरान के बारे में था कि ईरान को क्या मोहलत दी गई, ईरान ने अगर मुज़ाकरात करने थे तो 2 हफ्ते पहले क्यों ना किए, और अब हम जंग में कूदेंगे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उसके जवाब में सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का बयान जो था वो भी बड़ा मानी खेज़ बयान है कि ईरान जो है वो अपनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और ईरान अपनी सालमियत के ऊपर हमले को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा और ईरान उसका जवाब लिए बगैर नहीं रहेगा। तो बैनुल-अक़वामी मंजरनामा क्या बन रहा है, और उसी बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से, उसके ऊपर जो बातें हैं, उसके ऊपर जो चहमगोइयाँ हैं या उसका जो आलमी तासुर है, और उस पर बहुत बड़ा सेटबैक बकौल कांग्रेस के बेशुमार रहनुमाओं के पहले तरजीह दिया जाना भारतीय वफ्द से, ये भारत की खारजा पॉलिसी पे भी एक बहुत बड़ा डेंट है। इसके साथ साथ बात की जाएगी पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के ऊपर कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस वक्त क्या हलचल पेश आ रही है, क्या तब्दीलियां वकूअ पजीर होंगी बजट के बाद। बजट की जब मंजूरी हो जाएगी तो उसके बाद बड़े पैमाने पर सियासी तब्दीलियों के इम्कानात क्या रोशन होंगे। और अगर कानूनी मंजरनामा देखें तो कानूनी मंजरनामे में पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जिस पे AI को शिफ्ट करना है और AI के मैकेनिज़्म को बेहतर बनाने के लिए कितने फंड्स उसके मंजूर किए गए, क्या उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, उस पर बात होगी। और हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उसकी जो तब्दीली है उसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या खबर है सियासी सूरत हाल के हवाले से? बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या किसी बातचीत के इम्कानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें यासर, बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से बात तो हो रही है और बड़ी अहम जगह पे हो रही है और बड़े अहम लोगों में हो रही है। अगर ये मुलाकात नहीं हो रही तो फिर अब तक सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो जाती, इतनी तेज़ी से तब्दील हो जाती कि जिसकी इंतहा कोई नहीं थी। इमरान ख़ान का, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का 2 हफ्तों का टाइम दें, लेकिन 2 हफ्तों बाद आ रहा है मुहर्रम में कभी भी यासर साहब एहतजाजी तहरीकें पहले 10 मुहर्रम तो नहीं चलती ना जी, 10 मुहर्रम के बाद ही एहतजाजी तहरीकें चलती हैं। मेरे पास जो मेरे ज़राए जो कह रहे हैं और मेरी जिन लोगों से, जिन ज़ुम्मेदारान से बात हुई है तहरीक इंसाफ के भी और किसी और हल्के से भी, वहाँ से यही बात है कि इमरान ख़ान के हवाले से आज का दिन भी बड़ा अहम है, आज की रात भी बड़ी अहम है, कल का दिन भी बड़ा अहम है और कल की रात भी बड़ी अहम है। मैंने कहा जी क्या वो ईरान की जंग वाला मुझे हिसाब सुना रहे हैं कि आज का दिन आज की रात, आज का कल का दिन कल की रात? उन्होंने कहा इसलिए कि किसी जगह पे बात हो रही है और इन 2 दिनों में इस गुफ्तगू शनीद में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से मुतवक्के है। 2 चीज़ें तो आप ज़हन नशीन कर लें। बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर किसी जगह बात होती है तो एक चीज़ ज़हन नशीन करके लिख के रख लें कि इमरान ख़ान कभी भी अपनी शराइत से पीछे नहीं हटेगा। एक बात ज़हन में रखें, उसको जितनी आपने जेल कटवानी थी, जितना आपने सख्ती करनी थी, जितनी तोड़ फोड़ करनी थी, जितना आपने उसे बिल्कुल डंडा करना था वो कर लिया आपने। तहरीक इंसाफ का कारकुन भी मजबूती से खड़ा है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक नहीं ख़त्म हुआ, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के जो अहदेदारान हैं वो खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग आज भी खड़े हैं। बल्कि आने वाले दिनों में अगर आपकी हुकूमत ने मरदमशुमारी कराई तो उसका में जो वोट बैंक बने होगा वो भी 80% वोट बैंक जो है वो तहरीक इंसाफ का ही होगा। ये आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इसलिए तहरीक इंसाफ को माइनस करना
किसी की ख्वाहिश हो सकती है, अमल नहीं हो सकता। इमरान खान को इस बात पे मजबूर करना कि जनाब आप आए मुज़ाकरात करें, तो यार बात यह है कि क्या इमरान खान ने नहीं कहा मेरे साथ, तो अटक में भी इन्होंने कहा था मुज़ाकरात कर लें। क्या किसको नहीं पता कि नवंबर के महीने में कितनी नवंबर की 20 नवंबर के बाद कौन क्या बात करने गया था? किसको नहीं पता कि बनी गाला में शिफ्ट करने के हवाले से सारी चीज़ें फाइनल थी, खान ही माना। इससे ज़्यादा गर्मी उसमें आप क्या उसे अब आप तंदूर पे बिठा देंगे? सख्त सर्दी में आप क्या उसे बर्फ़ पे बिठा देंगे? इमरान खान ने जो सख्ती सहनी थी, जो सब कुछ करना था, कर लिया। बात यह है कि इमरान खान अगर चाहता कि बैरूनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और मैं उससे आ जाऊँ, तो इमरान खान की फैमिली इस पोजीशन में है। एक बात आप जहन में रखिएगा, इस पोजीशन में है इमरान खान के दोनों बेटे कि वो किसी भी शाही ख़ानदान से कम नहीं हैं। उनका असर और सूख, उनका इंटरनेशनल तौर पर मिलना इतना है कि वो अपने वालिद की रहाई के लिए कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो इतला है, जिस इतला के बाद इमरान खान के बेटों ने अगला इंटरव्यू जो दिया हुआ था रुकवा दिया, वो ये था कि खान साहब ने कहा कि मैं किसी बैनुल अक़वामी प्रेशर से बाहर आकर ये तासर नहीं देना चाहता कि जनाब मुझे छुड़ाने के लिए किसी और कुव्वत ने अमल दिया। तो कहते हैं मैं देखता हूँ अदालतें क्या करती हैं, मैं देखता हूँ ये मुझे कितना अरसा अंदर रखते हैं। मुझे एक बात तो बता दें, एक लीडर आता है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि आपको बुरा लगता है ना, अक्सर एक लीडर आता है, आप उसके लिए जहाज के दरवाजे पे चले जाते हैं, अच्छा, आप उसे दुनिया की हर सहूलत दे देते हैं। एक शख्स कई साल मफरूर रहता है, आप आते ही उसे वजारत दे देते हैं। और एक शख्स जिसके केस पर सलमान सफदर बहस कर चुका है, अगले दिन उसका बहस का जवाब आना है या उस पर फैसला आना है, तो आप डेट पे डेट कितनी डेटें डालेंगे? मान लें ये छुट्टियां भी गुजर जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? चले आप नहीं, मैं जवाब तो दे देना जनाब। मैं यहीं पे बैठे हैं, सारा दिन बैठ के आप सवालों जवाब करते हैं, मैं जवाब भी देना सीखिए ना। हुकूमती तर्जुमान हूं राना साहब, मैं चले आप हुकूमती, मैं अपने आप को खुद ही हुकूमती तर्जुमान बनाते जा रहे हैं। मैंने तो आपको कभी भी नहीं कहा, मैंने तो आपसे कहा ही नहीं आप हुकूमती तर्जुमान है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, ये साकिब साहब करते हैं ना कोर्ट की, मैं तो आपको खबर दे रहा हूं। साकिब साहब बता सकते हैं। नहीं, साकिब साहब तो हुकूमती तर्जुमान नहीं है, वो कोर्ट की बात करते हैं। मैं तो ये आपसे कह रहा हूं, आपके उन हलकों में असर सूख है, उन हलकों में तलक़ात हैं जिन हलकों से लोगों को हल्का किया जाता है। ठीक है, तो मैं तो खबर दे रहा हूँ, मेरे पास तो खबर है, मैं तो खबर दे रहा हूँ कि खान साहब के बड़े अहम दिन है और इनमें फैसला हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ सर, मैंने कब उसकी तरदीद की या नफ़ी की? मैं नफ़ी तो कर ही नहीं रहा आपकी बात की, मैंने तो नफ़ी नहीं की। साकिब साहब, अब ये बात राना साहब कर रहे हैं, इन्होंने अदालती मंजरनामे की भी बात की कि कब तक तारीख मिलती रहेगी। अदालती मंजरनामे में क्या तब्दीली दिखाई दे रही है? AI जो है उसको फ़रोग देने की बातें हैं, तो क्या उससे फौरी इंसाफ का निज़ाम जो है वो पनपेगा? जी यासिर साहब, दुनिया तो बहुत आगे जा चुकी है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, ख़ास तौर पर जो जुडिशरी है इस तनाजुर में अगर देखा जाए हम बहुत पीछे हैं अभी। अगर सीधी बात करें तो आज भी जो लाइव प्रोसीडिंग्स जो है वो दिखाई गई हैं मखसूस नशिस्तों के केस की, तो उस जो लाइव प्रोसीडिंग्स हैं पाकिस्तान में बहुत कम दिखाई जाती है। ये भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त थी, उसके बाद जो है वो दिखाई गई। लेकिन अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें, आप UK में देखें, आप सिंगापुर में देखें, मुख्तलिफ ममालिक में देखें, तो वहाँ पर जितनी भी अदालती प्रोसीडिंग्स हैं बड़े अरसा पहले जो है वो लाइव हो चुकी हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या हमारे यहाँ जो केसेस जो वो उनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, लाखों में, पूरे मुल्क में अगर देखें जो पंजाब में सबसे ज़्यादा है और बाकी जो है वो सूबों में भी इसी तरह ही सूरत हाल है। और ख़ास तौर पर जो ज़िला कचहरी हैं वहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं। तो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी का जो निज़ाम है, अगर वो वज़ा किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइव प्रोसीडिंग्स या वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी, वीडियो लिंक के ज़रिए आर्गूमेंट्स होना, और जो कंप्यूटराइज्ड निज़ाम है सारा, आप अगर किसी कचहरी में चले जाएं तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप इतने जो है वो सेटअप हैं। एक तो एक रिश्वत का भी कहीं ना कहीं उनसर हमें बाज़ औक़ात इस किस्म की शिकायत आती हैं, वो भी होता है।
लेकिन उस निज़ाम को पूरा डिजिटल में ढालने के लिए ज़रूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटली जो जुडिशरी है उसको डिजिटल निज़ाम के तहत लाना। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा अहम फैसला दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो चैट जीपीटी हो या दीगर जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करके एक मुआवन के तौर पर इसको एक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें मुख्तलिफ जो कानूनी हवाले या फैसलों के जो हवाले हैं उनको तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर दुनिया कर रही है, दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है, तो हमें भी इस्तेमाल करके अपना जो वर्क है, जो काम की जो नोयत है उसको बेहतर जो है वो बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे पाकिस्तान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से 2022-23 में फिर 24 में भी हुकूमत ने बात की, लेकिन यह है कि उस हवाले से जो पॉलिसीज़ का एक तसलसल है या बजटिंग जो है वो अलग से रखना। अब पंजाब का मैं बजट देख रहा था, वहाँ उन्होंने 25 करोड़ रुपया रखा है। मेरा ख्याल है कि जो डिजिटल निज़ाम है वो इतना भी कोई सस्ता नहीं है कि आप सिर्फ 25 करोड़ में उसको जो है पूरे सूबे में कर लेंगे। इतना बड़ा सूबा है, 60% आबादी है, पूरे मुल्क की आबादी का जो है वो 60% पंजाब में है। इसी तरह मरकज़ में भी कोई खातर खा उसके हवाले से वो जो बजट है वो नहीं रखा गया। तो इस हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं जो जुडिशरी है, तो जुडिशरी को जदीद जो तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत इस हवाले से बजट भी रखे, पॉलिसी भी बनाए। इस हवाले से वकला, जजेस और जो लिटिगेंट्स हैं तमाम को आगाही देना ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे मेरा ख्याल में पाकिस्तान में अभी इतनी पजीराई भी इसको नहीं हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत नाम की भी कोई चीज़ है। कुछ जो है वो यहाँ पे खबरें आई थी कि मुख्तलिफ जजेस ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। चैट जीपीटी जो है वो मुकम्मल तौर पर जज नहीं है, मतलब वो मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं दे सकता। आखिरकार उसका हतमी जो डिसीजन है, जो फाइंडिंग है, वो एक इंसान ने ही करनी होती है, लेकिन वो एक पूरे सिस्टम को तेज तर जो है वो बना देता है। जो हमारे मेरे ख्याल में जो खामियां हैं, खामियों पर भी काबू पाया जा सकता है। जो मुश्किलात पेश आती हैं लोगों को उस पर काबू पाया जा सकता है। डिजिटली देखें कि हम हर चीज़ जो है वो डिजिटली इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। घर बैठ के हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कर लेते हैं, ऑनलाइन ऐप्स भी हैं, इन ड्राइव्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये निज़ाम भी अगर जो है वो ऑनलाइन हो जाए मैक्सिमम, जहाँ पे कोर्ट ने आपको इन पर्सन बुलाया है वहाँ तो आपने जाना है, लेकिन मैक्सिमम हो जाए तो मेरा ये ख्याल है कि हमारा जो निज़ाम है, अदालती निज़ाम, बहुत आगे तक जा सकता है। फिर आखिरी बात मैं करूँगा कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, जो डिजिटल निज़ाम है जुडिशरी के हवाले से, इस पे शफाफियत भी आएगी। पहले जो वीडियो लिंक के जरिए या जो लाइव स्ट्रीमिंग होती थी कोर्ट्स की, अगर नहीं होती थी तब तक कोर्ट रिपोर्टर जो है वो बताते थे आम पब्लिक को कि क्या चल रहा है अदालतों में। अब लोग खुद देखते हैं, खुद ऑब्जर्व करते हैं, खुद ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, खुद देखते हैं कि कितनी डिवीजन है उन बेंचेस में। तो उस ये जो निज़ाम है मेरे ख्याल में इसको हमें इसके साथ साथ चलना चाहिए, ना कि जो है वो कहीं रुक कर देखना चाहिए कि हम जो है वो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमत के लिए या जुडिशरी के लिए ये तजवीज़ किया था कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपनी जदीद जो खतूत पे उस्तवार करने के लिए, जदीद खतूत पे उस्तवार करने के लिए इसके साथ हमें हम आहंग होना होगा, और हम आहंगी जो है वो हमें बेहतरी की समत में गामजन कर सकती है। बसूरत दीगर जदीदियत को अगर ना अपनाया जाए तो फिर बहुत सी बुनियादें जो हैं वो भी हिल जाती हैं और वक्त के साथ आप रो में नहीं बह सकते। राना साहब, इसी मंजरनामे में बात करनी है, लेकिन उसी बीच में वो याद आया कि बजट जो है, बजट में भी एलोकेशन होनी है इन चीज़ों की, लेकिन बजट में ही अगर आपकी तरजीहात मुख्तलिफ होंगी तो फिर क्या होगा? तो फिर बजट में तरजीहात तो ये नहीं है, तो बजट के बाद क्या होने वाला है? बहुत सी हुकूमती शख्सियात के बारे में भी बहुत सी आरा जो हैं सरगोशियों में चल रही हैं। आपने ना जंग होती है ना, जंग के बाद क्या होता है? जंग के बाद या तो अमन होता है या तबाही होती है। नहीं, जंग के बाद अमन कभी नहीं हुआ, तबाही होती है। फिर उस तबाही को ठीक करते करते फिर अमन आता है। जंग के बाद अमन जो होता है ना, वो अमन नहीं होता, जंग तो तबाही फैला गई होती है। और जब जंग तबाही फैला के चले जाती है तो उसके बाद तो अमन होता तो तबाही ना होती। जंग के बाद तबाही ही होती है, और बजट के बाद भी कुछ सियासी तबाही है। मैं आपको ये मसलन मेरे पास इतला ये है कि इस बजट के बाद कुछ वज़राए ममलकत जिन्हें बड़े प्यार और मोहब्बत से बनाया गया था,
बात यह है कि कुछ वज़राए ममलकत जो बनाए गए थे कुछ वो फारिग होंगे और एक बड़े तगड़े वज़ीर ने, ये मैं आपको बिल्कुल इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मेरी उनसे बात हुई है, एक तगड़े वज़ीर ने कहा है कि मैं हुकूमत को अपनी वजारत छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा जी आप वजारत छोड़ रहे हैं, वजारत छुड़ाई जा रही है, क्या मसला है? उसने कहा नहीं जी मैं वजारत छोड़ रहा हूँ और मैं सिर्फ बजट के बाद वजारत छोड़ दूँगा, और जिस दिन मैं वजारत छोड़ूंगा मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूंगा कि मैं एक बेबस वज़ीर था और मेरे इख्तियारात कौन इस्तेमाल करता था और मुझसे किस चीज़ पर साइन करवाए जाते थे, और जब मैं था ही बेख्तियार तो फिर मैं क्यों अपने गले में वो घंटी बांधूं। दूसरा उसने कहा जी कि जो बजट है, मैं एक देहाती इलाके से तल्लक रखता हूँ, मैं जिस शहर में जिस अपने देहात में जाता हूँ लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं बहुत सी फौतगी पे बहुत सी शादियों पे जाने से कतराने लगा हूँ कि जिस जगह जाता हूँ लोग पूछते हैं कि जनाब बजट में हमारे लिए क्या लाए हो, पहले हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, बजट में भी हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हो। मुझे नहीं पता बजट अच्छा है या बुरा है, ये हम तो गरीब लोग जो रोटी मिलती है वो खाते हैं, ये तो मालदार लोगों को पता है कि बजट का क्या हाल है। हम तो वो लोग हैं ना जिन्हें जितने की भी रोटी देंगे मजबूरन खानी पड़ेगी। आपको पता होगा जिन्होंने दादो शुमार करने होते हैं ना, तो दादो शुमार वालों को पता होगा। देखिए मुझे उस शख्स ने बिल्कुल वाज़ेह कहा, वज़ीर है, मैं आपको बता रहा हूँ तगड़ा वज़ीर है। और मैं आपको ये बता दूँ लाहौर से एक वज़ीर ममलकत जो है वो फारिग होंगे। अच्छा। और उस जो लाहौर से वज़ीर ममलकत फारिग होंगे, चले मैं आपको ख़बर दे देता हूँ, उनके मतलब तो दुबई से बहुत से सबूत आ गए हैं। उनके सगे भाई का एक सफ़र हुआ है और जिसके साथ उन्होंने सफ़र किया और एक ऐसे शख्स का उन्होंने प्रोटोकॉल लगवाया लाहौर के एयरपोर्ट पर, वो शख्स बहुत जल्द गिरफ़्तार होने वाला है। और पता चला कि उस मौसूफ ने वो ऐसे कई लोगों के साथ उसका इतना गहरा तल्लक है और इतनी गहरी उनसे वो वसूलियाँ करते हैं कि इस मुल्क के लिए ना वो बड़ा खौफनाक है, ख़तरनाक भी है। मसलन आप मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क से अगर कोई पैसा लेकर जा रहा है और इस मुल्क से पैसा ले जाने वाले के साथ अगर किसी ऐसी शख्सियत के तल्लक हैं जो हुकूमत में बैठी हो या अपोजिशन में बैठी हो, किसी भी जगह बैठी हो, और वो उसे प्रोटोकॉल भी दिलाती हो आपने इस रसूख की वजह से और उससे वो फ़ायदा भी उठाते हो, तो फिर उसके साथ क्या होगा? इस अपने हम अगर यहाँ पे पाकिस्तान से पैसा इंडिया जा रहा है या पाकिस्तान से पैसा किसी और मुल्क जा रहा है और वो बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और उस मनी लॉन्ड्रिंग में वो लोग मुलव्वस हैं जो किसी अहम ओहदे पे बैठे हैं सियासी, तो फिर उनके साथ होगा। मेरे पास इतना है कि एक लाहौर से एक तगड़ा वज़ीर देहाती है और 2-3 और हैं, 5 तब्दीलियाँ जो है ना वो 101% होंगी। आप देख लीजिएगा 101% ये कुछ तब्दीलियाँ होंगी। ठीक। और देखें जिस तरह मैंने कल गवर्नर्स 2 कहे थे कि तब्दील होने हैं और आज चैमगोइयाँ क्या आज तो चीखो पुकार बच गए थे कि यार वो तब्दील हो रहे हैं, नया नाम ढूंढ के लाए, नए नाम कौन से हैं। अगर हमने कल कहा था तो नए नाम जो ढूंढ रहे हैं, नए नाम वैसे तो नहीं ढूंढ रहे, बच्चे का नाम नहीं रखना, गवर्नर के लिए नाम ढूंढ रहे हैं ना, किसी और के लिए तो नहीं ढूंढ रहे। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल चल रही हैं। और अगली बात आपको मैं एक बड़ा क्लियर बता दूँ, हम जहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ी मारूफ तरीन हाउसिंग सोसाइटी है और जहाँ पे बहुत बड़े लोगों ने अपने हाउसेस बना रखे हैं ना, और बहुत बड़ी वहाँ पे आप कह सकते हैं फार्म हाउस है। क्या एक बड़े फार्म हाउस पर एक साबका शख्सियत जो इमरान खान के साथ भी रही, जो किसी वक्त में मुख्तलिफ जगहों पे भी रही है और एक सियासी जमात भी बनाई, नाम आप भी ना लीजिएगा मैं भी ना लूँगा, तो क्या उसने वहाँ पर एक मीटिंग नहीं बुलाई और उस मीटिंग में रहीम यार खान से तल्लक रखने वाले एक सियासी जमात के अहम बंदे को नहीं बुलाया और उस मीटिंग में बुला के हुकूमत में शामिल जमात के कुछ अराकीन को बुला के और कुछ हारे हुए अराकीन को बुला के नहीं कहा कि तैयारी पकड़ें, बजट के बाद आपने अलविदा कहना है और इस सियासी जमात में आ जाना है। तो वहाँ पे सवाल हुआ कि फिर हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा,
तो कहा कि शायद इलेक्शन की नौबत ही ना आए, इलेक्शन ओवरऑल हो जाए। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल पास हमारे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। यानी मजमूई तौर पे मंजरनामा बदलने की हवाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये हवाएं किस किस को बहा ले जाएंगी, एक अहम सवाल है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद आलमी मंजरनामे के ऊपर नाज़रीन बात की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, जिस पे पहले भी गुफ्तगू इब्तदाई के तौर पे मैं कर चुका हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त स्ट्रेटेजिक महाज के ऊपर तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर हो रही हैं, उसके असरात मशरक़ वस्ता के ऊपर क्या पड़ेंगे, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे क्या पड़ेंगे, और इस वक्त जो बयानात हैं और बयानातों में जो हिद्दत दिखाई देती है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या फिर ईरान की तरफ से हो या फिर इजराइल के जो इंतबा हों, इस पूरी सूरत हाल में विन विन सिचुएशन किसके पास है या किसी के पास नहीं है, और इसका मंजरनामा मुस्तकबिल के अंदर क्या होगा। और ये जो आज की बड़ी मुलाकात जो डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ के माबैन, उस मुलाकात के जो असरात हैं उसके ऊपर बात बिलखुसूस होगी। तो हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब ने। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जौहर सलीम साहब, सबसे पहले अगर फील्ड मार्शल की मुलाकात के हवाले से देखा जाए, बहुत से कांग्रेस के अराकीन ये राय रखते हैं कि भारत की खारजा पॉलिसी को एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है कि उनके वफ्द से पहले मुलाकात जो हुई और उस मुलाकात के हवाले से उसका स्केड्यूल में आना और फिर उसके असरात का जाना। आप क्या समझते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर ये किस हद तक बरतरी है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जी, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बिकॉज जब ट्रंप इस बार पावर में आए तो शुरू में तो उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ को बहुत ज़्यादा इतना कोई फोकस नहीं किया था, और जबकि मोदी को बुलाया गया वाशिंगटन में, वो शुरू के उन लीडर्स में शामिल थे जिनको वहाँ पे इनवाइट किया गया, और फिर बहुत ही ज़्यादा उसके मुलाकात के बाद वो जो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट्स इशू की, उसमें बहुत ही ज़्यादा ताउन के जो है अंडरस्टैंडिंग्स थी उसमें कि ये बहुत सारे शोबों में ताउन की बात थी फ्यूचर में। लेकिन अब और पाकिस्तान का जाहिर है कि उसमें नाम बिल्कुल नहीं आ रहा था। उस हवाले से इस बैकड्रॉप में कि जो एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है यूएस की चाइना को कंटेन करने की, और इंडिया का जो उसमें किरदार है क्वाड के हवाले से, और दूसरे जो इसमें उन्होंने जितने इतिहाद बनाए हैं उसके लिए, उसमें वो कोई गैर मामूली उस हिसाब से नहीं था, एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन फिर पाकिस्तान के जब इंडिया पाकिस्तान का ये सब जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया की वजह से हुआ, और जब पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़्यादा बिफिटिंग और एडिक्वेट रिस्पॉन्स दिया उसका, तो एकदम फिर मंजरनामा जो है उसके बाद से कुछ बदल रहा है, क्योंकि उसमें जब ट्रंप ने इंटरवीन किया तो और ये जो है उसका क्रेडिट भी लिया कि मैंने सीज फायर करवाया दोनों मुल्कों के बीच में, दोनों न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान मैंने एक जंग बंद करवाई है। तो पाकिस्तान की तरफ से तो बिल्कुल, और हमने माना जो है और शुक्रिया अदा किया प्रेसिडेंट ट्रंप का, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही था जाहिर है अमन, और पाकिस्तान जो है ख़्वाह था इस चीज़ का भी कि जो है जो भी हमारे तनाज़ा हैं उनके हमारे और इंडिया के बीच में वो एक पीसफुल डायलॉग के थ्रू हल किए जाएं। उसमें ट्रंप ने ये पेशकश भी की, मीडिएशन की जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर। तो ये जो है पाकिस्तान के लिए तो ये जिसे कहते हैं ना म्यूजिक टू एयर्स था, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत अरसे से ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट पे मीडिएशन होनी चाहिए, और अगर खसूसन अमेरिका की, क्योंकि उसके बगैर जो है बायलैटरली जब भी बात हुई है तो उसमें वो कभी भी वो हल की तरफ एक मीनिंगफुल बामकसद डायलॉग होता ही नहीं है। हिंदुस्तान अलबत्ता हमेशा से उसके खिलाफ रहा है कि जी वो मसला इंटरनेशनलाइज ना हो, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बल्कि चिढ़ते हैं अगर कभी भी उसको बात हो इस चीज़ की कि कोई भी मुल्क मीडिएशन की बात करे। तो जब और ख़ुसूसन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जब ये बात कर दी तो जाहिर है उनको बहुत ही नागवार गुजरी, और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने तो ये कहना भी शुरू कर दिया कि जी बिल्कुल ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था, ये तो पाकिस्तान ने कहा था और हमारे दरमियान दो तरफा एक सीज फायर हुआ है। तो वो कोई जो है उससे उनके ताल्लुकात में एक थोड़ा सा एक इरिटेंट आना शुरू हो गया अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में। और उसमें उसके बाद हमने देखा कि बल्कि उससे पहले जो पाकिस्तान की और अमेरिका की काउंटर टेररिज्म के मामले में जो है ताउन हो रहा था, एक जो है उनको मतलूब जो था एक टेररिस्ट जो है पाकिस्तान ने उसमें भी मदद दी उसको जो है वहाँ पे पकड़ने में और एक्सट्राडाइट करने में।
तो अब ये वो एरियाज हैं। देखिए, एक तो काउंटर टेररिज्म का एरिया है, फिर ट्रेड पे भी ट्रंप ने ये कहा कि वो जो है ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अगर वो आपस में जो है सीज फायर करेंगे और उसके बाद एक पीसफुल डायलॉग करेंगे तो वो उनको ट्रेड कंसेशंस देंगे। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल करना चाहता है, हम तो बामकसद मुज़ाकरात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये मसला जो है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट जो है ये हल हो। तो हमने तो उसको खुशामदीद कहा और उसके बाद फिर हम ट्रंप ने और बाकी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के जॉर्ज साहब, ये तो हो गया, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बेहतरी का पैगाम भी आएगा, सारा कुछ होगा। ईरान और इसराइल, जी, इस जंग में आप क्या देख रहे हैं? अमेरिका, आज ट्रंप ने जो बात की है उस गुफ्तगू के बाद और उसके बाद बहुत सी ताकतें जो हैं वो खुलकर ईरान के साथ भी आ गई हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर ने जो बात की है वो भी आपके सामने है। ये जंग क्या रुख लेगी? देखें, इस पे मैं तो काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ, जो कि मेरे ख्याल है अमूमी तौर पे जो बहुत से मुबस्सिरीन इस वक्त पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पे कह रहे थे उससे थोड़ा मुख्तलिफ था। मैं ये कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ईरान की पोजीशन जो उनसी है वो खासी मुश्किल में है इस वक्त। ईरान वो जो है उनकी जो कमज़ोरी थी मिलिट्री वीकनेसेस उनकी इसराइल के मुकाबले में, इस वजह से कि वो सैंक्शन का शिकार रहे हैं बहुत अरसा और उनके पास ना उस किस्म का एयर डिफेंस है ना उनके पास एयर फोर्स है उस तरह की। और ये सारी जो जंग है ये तो एरियल हो रही है ना, 1600 मील का फ़र्क है दोनों मुल्कों के बीच में फासला है। तो उसमें फिर जो है इसराइल के पास F-35 हैं, उनके पास जो है F-15 और 16 जो लेटेस्ट ब्लॉक के हैं, उनके पास एक 3 लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है एयर डिफेंस का, जिसमें आयरन डोम है और डेविड स्लिंग है और एरो 3 मिसाइल्स हैं। उसके मुकाबले में इनके पास, ईरान के पास एक S-300 सिस्टम है, वो भी उन्होंने खास हद तक उसको डैमेज कर दिया है। बाकी जो उनके पास है वो तो इस वक्त तो इसराइल के लिए लिटरली एयर सुपीरियरिटी है उनके पास और वो एट विल हमले कर रहे हैं। फिर भी ईरान ने जो वहाँ पे मिसाइल्स फेंके हैं वो एक्सपेक्टेड भी थे, क्योंकि उनके पास 2 से 3 हज़ार मिसाइल्स ये सबको मालूम था कि हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे, उस डिस्टेंस पे जा सकते हैं, एक बड़ी तादाद है उनकी। तो उसके साथ ड्रोन्स और बाकी ड्रोन्स तो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, लेकिन वो जो कुछ उनके मिसाइल्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस, वो उनमें से तकरीबन 10% के करीब पेनिट्रेट करके तो उस रोड पे गिरे हैं, जिससे वहाँ पे खासा जाहिर है कि शहरी आबादियों पे नुकसान भी पहुंचा है और एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन भी बनी है। लेकिन मेरी जो वहाँ से जो इतलात आ रही हैं, जो आपको मीडिया के थ्रू, उससे पता चलता है कि इजरायली उससे परेशान तो बहुत हैं, लेकिन वो सब ये मेजॉरिटी इस वक्त ये चाहती है कि ठीक है इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि उनको इतना डरा दिया गया है कि ईरान अगर न्यूक्लियर सलाहियत ले लेगा तो उससे फिर इसराइल को तो शायद वो कहते हैं कि जी वो सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। तो लोग इस वक्त ये सोच के बर्दाश्त कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में देखें ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है इसी को इसी तरह जारी रखे, लेकिन उसमें फिर खतरा ये है कि कुछ देर के बाद ये मिसाइल्स जो उनके जो लॉन्ग रेंज हैं वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएंगे और इसराइल उनकी कैपेसिटी भी खत्म कर रहा है उन मिसाइल्स को फेंकने की। आहिस्ता आहिस्ता वो उन जगहों को तबाह कर रहे हैं जहाँ पे उनकी इंस्टॉलेशंस है ईरान की इस किस्म की। तो वो सस्टेन शायद बहुत अरसा इसको नहीं कर सकेंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो यूएस बेसिस पे इधर हमला कर देता, या फिर ये तीसरी है कि आबी गुजरगाहें जो हैं जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको वो बंद करने की कोशिश की, जो वो कर सकते हैं, लेकिन उससे फिर वो ये बहुत ही ज़्यादा फैल जाएगी। अब जो और दूसरी चीज़ ये कि इसराइल की शुरू से कोशिश थी कि अमेरिका को जंग के बीच में ले आए। उसकी वजह ये थी कि जो उन्होंने ईरानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो तबाह की हैं उसमें से कुछ जो हैं वो उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके वो, क्योंकि वो ज़मीन के बहुत नीचे हैं। जिस तरह फोर्दो वाली है उसको तो वो तो भाई बिल्कुल इसी तरह खसूसन बनाई गई है। जो नेतान्स वाली है उसकी भी कुछ तनसीबात जो है ज़मीन से बहुत नीचे हैं। तो उसमें अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है, B-2 बॉम्बर्स हैं उनके पास और वो बंकर बस्टर्स बॉम्ब हैं उनके पास, जो 30,000 पाउंड का एक बॉम्ब होता है। वो उसमें ये काबिलियत होती है कि वो ज़मीन से बहुत नीचे जाके साथ। सब एक सवाल मेरा फिर साकिब भाई ने भी करना सवाल जी, आपकी सारी गुफ्तगू से लगा है कि ईरान ख़त्म हो गया है या ईरान हार गया और इसराइल जीत गया? नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, मैं एक सवाल करना चाह रहा था, अगर आप इजाज़त दें तो। जरूर सर। अभी कल हमने एक बड़े सीनियर सहाफ़ी को बुलाया था प्रोग्राम में, उसने कहा कि जो ईरान उसके साथ इसराइल के साथ हुआ है आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट थे। हाँ, और उसके अलावा बड़ी सी बात है, कल चाइना के सदर का बयान, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? और जो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह बयान दिया, वो पहली दफ़ा ऐसा बयान दिया गया है
और रशिया भी मौजूद है, चाइना भी मौजूद है, और आज तुर्की की तरफ से भी जो बयान है वो भी मौजूद है। और अब बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें भी तो हैं ना जो खित्ते में अपनी ताकत चाहती हैं। तो हम क्यों समझते हैं कि सिर्फ वही है जो ईरान, वही है जो इसराइल और अमेरिका चाहता है? देखिए, बिल्कुल मैं उसी तरफ आ रहा था। उसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो, मैंने ये कहा कि इजराइल में जो हुआ है, बिल्कुल वो लोग उसमें, वो वहां पे मुश्किल में है। उनको क्यों डरा दिया गया है कि देखें ये न्यूक्लियर सलाहियत अगर इन्होंने ले ली तो फिर ये जो इसराइल की जो है ना एग्जिस्टेंस को ही शायद खत्म करना चाहेंगे। तो वो लोग इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं उसको। एक तो ये चीज है। और दूसरा देखें, इस जंग के शुरू होने से भी पहले सबको पता था, जो माहिरीन थे, कि वो 10% जो है ना, 90% वो रोक लेंगे, 10% मिसाइल्स वहां पे गिरेंगे। उसमें कोई ऐसी मतलब सरप्राइज नहीं है मेरे हिसाब से। अब दूसरी तरफ आते हैं, मैं अपने बहुत से कमेंट्स में और इंटरव्यूज में ये कह चुका हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि चाइना और रशिया क्या पोजीशन लेते हैं। लेकिन चाइना के साथ ईरान के ताल्लुकात बहुत ही करीबी हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं। वो $400 बिलियन का मंसूबा एक बना रहे थे इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स का इकट्ठे, फिर उनका आधा तेल भी चाइना लेता है। रशिया के साथ भी बहुत ज्यादा हैं जो है, बल्कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं और ईरान के मिसाइल्स जो हैं वो यूक्रेन वॉर में भी रशिया इस्तेमाल कर रहा है। इतने ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पे अगर बात करें, ये अगर गर्द बैठेगी बजट की, तो बजट की गर्द बैठने के बाद फिर और कौन सी गर्दें उठेंगी। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ हफ्तों के लिए अपनी जो तहरीक है उसको किसी हद तक मुंजमद कर चुकी है बैनुल-अक़वामी मंजरनामे को लेकर। लेकिन अंदरूनी मंजरनामे पे किन किन महाजों का सामना है और उधर से क्या उम्मीदें हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक के सरबराह रऊफ़ हसन साहब ने। रऊफ़ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ़ हसन साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से, एक तवील मुद्दती आपका केस लगा हुआ, पता नहीं क्या क्या कुछ बीच में हो गया और अभी तक वो नशिस्तें खाली पड़ी हैं। पता नहीं अब उसके ऊपर बोर्ड आवेज़ा किए जाएंगे कि यहाँ पे कोई बैठ सकता था। क्या नतीजा है जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। देखिए, उम्मीद का दामन तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशरी से उम्मीद लगाना मेरा ख्याल बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज की जो डिस्कशंस हुई है, वहाँ हमारे दो वकला ने जैसे केस पेश किया है, तो उससे एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि ये मसला जो है असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके चेयरमैन जो हैं उनका क्रिएट किया हुआ ये मसला है। और कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद भी अगर कहूँ मैं तो जी बिल्कुल, कुछ जो जजेस थे उनके कमेंट से भी कुछ चीज़ें उजागर हुई है कि उनको भी शायद मसले की समझ आ रही है। लेकिन जो इस वक्त जो कयूद हैं उनके ऊपर, जो प्रेशर्स हैं उनके ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई वो ऐसा फैसला कर सकेंगे जो कि गिवन लाइन से बहुत ज़्यादा हट कर होगा। लेकिन हम उम्मीद फिर भी लगा के बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल कल केस ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद किसी दिन भी जजमेंट आ सकती है। नहीं, मेरा ख्याल अभी तो हामिद खान साहब ने भी गालिबन दलाइल देने हैं, अभी दलाइल और भी होंगे, तो इसलिए अभी ये तो केस तो चलेगा। रऊफ़ साहब, ये केस का क्या रिज़ल्ट आता है क्या नहीं आता, इसमें कोई शक नहीं कि आपके वकला ने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी हैं और लाइव लोगों ने जिन्होंने केस देखा उनको भी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इस केस को साइड पे रख देते हैं। 2 हफ्तों का टाइम खान साहब ने दिया है कि 2 हफ्तों तक एजिटेशन नहीं होगी मुल्की हालात के मुताबिक। 2 हफ्तों बाद आप क्या हालात देख रहे हैं, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? राना साहब, आप अभी डिस्कस कर रहे थे, मैं कुछ हिस्सा उसका मैंने सुना भी है, मैं इंतज़ार कर रहा था अपने सेगमेंट के शुरू होने का। ये आइंदा 2-4 दिनों में बहुत क्लियर हो जाएगा कि जी इस खत्ते के हालात जो हैं, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि इस खत्ते के हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। और मेरी ज़ाती, अभी मैं अपना आर्टिकल भी ख़त्म करके बैठा हूँ इसी मौजू के ऊपर और थोड़ा सा दिमाग में फ्रेश है। मैं फील करता हूं कि जी अब ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर जो है उसकी बात की है, तो इसमें से 2 चीज़ें तो बिल्कुल क्लियरली सामने आ गई हैं। नंबर 1 कि अमेरिका जो है वो एक हिस्सेदार है इस जंग का, और इजराइल और अमेरिका इकट्ठे ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अकेले नहीं लड़ रहे। और दूसरी बात यह है कि जी वो अब एब्सोल्यूट्स में बात कर रहे हैं, यानी कि मार्जिन्स नहीं देने की बात कर रहे हैं।
तो उससे तो यही लगता है कि जी ये मामला जो है ये बढ़ेगा, क्योंकि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है उनकी, और वो मेरा ख्याल है कि इतने उनकी जो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इजाज़त नहीं देगी कि वो ये करें। ये गाजा नहीं साबित होगा। तो उस अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप राना साहब देखें तो मेरा ख्याल है कि टेंशन इस खत्ते में ना सिर्फ बरकरार रहेगी बल्कि उसके बढ़ने के चांसेस भी मौजूद हैं। और अगर बढ़ेगी तो फिर जिन वजूहात की वजह से ये 2 हफ्ते का टाइम मिला है, शायद ये 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते या 8 हफ्ते भी बन जाए। ये डिपेंड करता है कि ये मामला जो हैं खत्ते के वो किस तरफ जाते हैं। और उम्मीद हम करते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े, लेकिन जो इंटेंशंस जो सामने आ रही हैं अमेरिका और इसराइल की, वो इंटेंशंस की बेस के ऊपर अगर हम लोग कंजेक्चर करें या एक फॉर्मुलेट करें अपना ओपिनियन, तो मेरा ख्याल है कि हालात और ख़राब होते हुए मैं देख रहा हूँ। और बिल्कुल आप भी कह रहे थे कि चीन और रूस का जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएगा, जिससे हम देखते हैं कि हालात और ख़राब होते हैं या कि हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं। साकिब साहब, रऊफ साहब, एक चीज़ बताइएगा कि ये इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं, उनके बयानात आते रहते हैं, बजट और सारे मामलात पे उनकी बयानात आते हैं ट्वीट्स की शक्ल में। उनके मुखालफीन जो मुखालिफ जमात के हैं वो इतराज़ करते हैं कि उनका इसराइल की मजम्मत पर बयान नहीं आया। ये उनका जो एक डिबेट चल रही है, मतलब मुखालफीन की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है, तो इस पर आप कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे? साथ ही कि 2 हफ्ते का टाइम दिया है, तो क्या इमरान खान साहब की जो तहरीक है उनकी रिहाई की, वो कोई ज़ोर पकड़ेगी अब? क्योंकि 2 साल हो गए हैं, 5 अगस्त को वो गिरफ़्तार हुए थे और अभी दोबारा से जो है वो अगस्त 5 आने को है, तो आपको लगता है कि वो ज़ोर पकड़ेगी और इमरान खान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे? देखिए, एक तो जिस दिन ये अटैक हुआ था उस दिन सबसे पहले हमारी पीटीआई की स्टेटमेंट आई थी जो मैंने ड्राफ्ट की थी और वो हमने रिलीज की थी। उसमें हमने इजरायली एग्रेशन को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम किया था और ईरान के साथ टोटल यकजहती का इजहार किया था। तो हम बात तो कर चुके हुए हैं, अगर पीटीआई के लेवल के ऊपर आ गई है तो खान साहब के लेवल के ऊपर भी आ गई है। खान साहब का जाती तौर के ऊपर शायद स्टेटमेंट ना देना, उसकी वजह यह है कि उनसे मिलने की इजाजत ही नहीं दी जा रही, तो कैसे स्टेटमेंट उनकी बाहर आए। अब उनके मुकदमात भी आपको पता है कि पोस्टपोन कर दिए गए, हेयरिंग्स भी पोस्टपोन कर दी गई हैं। वो एक मौका होता था जबकि वो मीडिया से कुछ इंटरेक्ट कर लेते थे, बात कर लेते थे। तो पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ वो 2 बहनें मिलकर आई हैं एक दफा उनको। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से शायद वो स्टेटमेंट नहीं, लेकिन उनकी जो कंटेंशन है, उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वाज़ेह है। वो इसराइल को एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो इसराइल के बारे में जो उनकी स्टेटमेंट थी उसको वो प्रीच करते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि हम पैलेस्टाइन की स्टेट के बने बगैर हम इसराइल को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। तो इसराइल के बारे में तो उनकी पोजीशन इतनी कैंडिड है, इतनी वाज़ेह है। और मैं लेट मी आल्सो शेयर इट विद यू कि उनकी हुकूमत के रिमूव होने में एक पोजीशन ये भी थी, एक वजह ये भी थी कि उन्होंने बड़ी क्लियर, बड़ी वाइब्रेंट और बड़ी क्लियर पोजीशंस, कैंडिड पोजीशंस उन्होंने ली हुई थी इसराइल के बारे में, और वो जो वेस्ट को, खासकर अमेरिका को कबूल नहीं है। सो रूस का जाना शायद एक और कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन उससे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट जो था वो ये था कि हम लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे इसराइल के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर बेइंतहा प्रेशर था कि हम इसराइल को, आपको याद होगा कि उस जमाने में ये भी चाहे गोइयां हो रही थी कि सऊदी अरब भी कबूल करने जा रहा है, इसराइल को रिकग्नाइज करने जा रहा है, और अगर पाकिस्तान इसमें कोई लचक दिखाता तो सऊदी अरेबिया भी इसको रिकग्नाइज कर लेता। ये पाकिस्तान और इमरान खान की पोजीशन थी जिसकी वजह से हमने इसराइल को रिकग्नाइज नहीं किया था। बहुत प्रेशर था उस वक्त हमारे ऊपर। सो खान साहब की पोजीशन के बारे में कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए प्लीज। इस जंग को आप कैसा देख रहे हैं, रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप? मैं तो हैरान हुआ हूं जी जो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि जिस तरीके से अनप्रोवोक्ड किस्म का असॉल्ट हुआ था, बहुत सारे लोग ये प्रोजेक्शन कर रहे थे कि वो केविन कर जाएगा, लेकिन वो केविन नहीं किया। आयरन डोम को उसने ब्रीच किया है, बार बार ब्रीच किया है। टेल अवीव के ऊपर और बाकी तमाम शहरों के ऊपर उसके बम गिर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है ईरान की, और मैं आपको कहता हूं कि वो बिल्कुल केविन नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ नेशन। ये लड़ाई चलेगी, एक लड़ाई चलेगी, और मेरा ख्याल है कि इसमें रूस और चीन का जो किरदार है वो वक्त गुजरने के साथ साथ अहम से अहमतर होता जाएगा। अच्छा रऊफ साहब, आपकी बैनुल-अक़वामी मंजरनामे के ऊपर आपकी ग्रिप काफ़ी मजबूत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर एक आर्टिकल शाया होता है कल,
और उसके अंदर मुफस्सल ये लिखा जाता है, आपको भी मालूम है कि इस वक्त सारी फंडिंग जो है वो अमेरिकी मीडिया के ऊपर की जा रही है कि उनके बयानिए की तरवीज हो सके कि हम तो मजलूम थे, हम तो डरे हुए थे कि हमने हमला कर दिया। लेकिन उस आर्टिकल में सबसे ख़ास बात ये थी कि इजराइल की अभी जो इंटरसेप्शन की कैपेसिटी है वो 10 से 12 दिन की रह गई है, यानी उनके मिसाइल कम हो रहे हैं। और अगर अमेरिका इसके अंदर ना कूदा तो 2014 की पोजीशन पे चले जाना पड़ेगा इजराइल को, कि जब उनके इंटरसेप्टर मिसाइल कम हुए थे तो हमास से जाके उन्होंने ये कहा था कि सीज फायर कर लें। क्या आप ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं, और ऐसी सिचुएशन में सफबंदी दुनिया की क्या होती देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस आर्टिकल के अलावा ओवर एंड अबव दिस जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हैवी आर्मामेंट्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं इजराइल। वो क्या आर्मामेंट्स है मैं उनको डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन आई एम श्योर कि उसमें से अगर कोई कमी किसी चीज की आई है इजराइल को तो वो अमेरिका जो है वो उसको कुलियतन पूरी करेगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो स्टेटमेंट है इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि अनकंडीशनल सरेंडर करे ईरान। पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कहते रहे हैं ना कि हम इस लड़ाई में हमारा कोई लेना देना नहीं है, और विद इन 24 आवर्स वो सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जो है इस स्टेज के ऊपर अफोर्ड कर सकेगा इजराइल को अकेले छोड़ना, या इजराइल को वो तमाम आर्मामेंट सप्लाई ना करना जो कि जिसकी इसको जरूरत होगी। तो वो उसके पास आर्म्स तो होंगे, लेकिन वो ईरान की ग्रिट और करेज के सामने कितनी देर तक खड़ा हो सकता है ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना अजीम साहब और साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।